प्रीवियस क्लास मेरे को एक न्यूज़ मिली कि कल आप लोगों ने की क्लास जो ऑनलाइन थी उसमें ऑडियो नहीं था। कितने लोगों ने देखी वो क्लास? भैया पानी बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, उसे चेंज करके कैसे भी लाओ। बहुत गंदा पानी है, ग्लास में डाल दे। 3-4 दिन से रेगुलर गंदा पानी आ रहा है, तो कंप्लेन करो ना उसकी, चेंज करना इस पानी को। देखो बहुत गंदा है। ठीक है, हाँ, ऑडियो बंद हो गई है। फिर उसके बाद कितने लोग नहीं थे कल क्लास में? कल क्लास में कितने लोग नहीं थे? हाँ, लास्ट क्लास। हाँ, गणेश चतुर्थी भी रहे। नोट्स ले लिए तो मैं उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ पूरा, तो आपको समझ आ जाएगा। और जहां में भी अगर दिक्कत आती है तो बता देना, मैं इसे डिटेल में ही एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, इज इट फाइन? डिटेल में एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं उस पूरे का, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक तरीके से लेक्चर ही रिपीट करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? रेड ब्लू क्यों हो रहा है? In yesterday class, we have started Unit 7, Politics and Society. Under this, we have covered the sociological theories of power. But चूंकि इसमें language barrier था, तो मैं फिर से उसको repeat कर रही हूँ. What do you mean by power? Power is the ability of an individual or a group of individual to influence the decision of individual or a group of individual. Simple सी चीज. We have discussed Max Weber के टॉपिक में पावर are of two types. First is legitimate power, another one is illegitimate power. Legitimate power that is your authority, or authority में भी you can say your bureaucracy. Example, illegitimate power are coercive in nature, that means forcefully apply कर रहे हैं, that is considered as your illegitimate or coercive power. Clear? Then different scholars have given different theories of power. The first is has given different theories. The first is classical elite theory. Under this we have covered the theory of Pareto, theory of Mosca and theory of C.W. Mills. यहां तक थी आवाज? इन तीनों की पूरी डिफाइन थी अच्छे से? ठीक. Second we have discussed classical elite theory, pluralistic theory. ठीक है, pluralistic theory. Basically, अब मैं बात करूं तो there are two concepts with respect to this theory. The first is constant sum theory, and another one is variable sum theory. That means understand the concept of constant sum theory. Constant sum theory की अगर हम बात करें तो constant sum theory बात करती है कि जो आपकी इंडियन सोसाइटी है, इस इंडियन नहीं, जनरल कांस्टेंट सम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी सोसाइटी है, वो सोसाइटी में क्या है, जो पावर है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट सम का मतलब हो गया द पावर इज इन द सोसाइटी इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट एज इन कि दैट मीन्स if the power of the
of an individual will increase, then definitely the power of other person will decrease. That means अगर एक की पावर बढ़ रही है तो दूसरे की पावर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी. That is your constant sum theory or also known as जीरो सम थ्योरी. जीरो सम थ्योरी मींस कि अगर इनकी पावर बढ़ रही है, टोटल पावर कितनी है सोसाइटी में 100, अगर इनकी पावर 50-50 मैंने दोनों को दे दी, अब अगर मैं इनकी 50 से 80 कर रही हूं तो इनकी 50 से क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी. दिस इज कांस्टेंट सम थ्योरी कि पावर जो है वो कांस्टेंट है, अनचेंजेबल है. इफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल विल इंक्रीज देन डेफिनेटली पावर ऑफ अदर इंडिविजुअल विल डिक्रीज एंड दैट इज द सम ऑफ जीरो सम. जीरो सम मतलब कि -5 करोगे किसी की पावर में तो दूसरे की पावर ऑटोमेटिकली +5, तो क्या आया सम, चेंज क्या हुआ, जीरो. दैट इज जीरो सम कॉन्सेप्ट, राइट. ऑल्सो नोन एज द पावर इज कांस्टेंट. इज इट क्लियर यहां तक. देन बात करूं मैं वेरिएबल सम थ्योरी. वेरिएबल सम थ्योरी बात करती है कि जो सोसाइटी में जो पावर है वो वेरिएबल है, मतलब चेंज है. इट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सोसाइटी. और जैसे जैसे सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज होती है वैसे वैसे आपकी पावर चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल सोसाइटी में पावर किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में, ठीक है. देन आई आपकी फ्यूडल सोसाइटी में पावर किसके पास आ गई, पहले एक के हाथ में थी, राजा एक था. फ्यूडल सोसाइटी में बहुत सारे जमींदार थे तो उनके हाथ में पावर आ गई. फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नंबर ऑफ कैपिटलिज्म हैज बीन इंक्रीज तो उनके हाथ में पावर आ गई. फिर आया आपका मॉडर्न सोसाइटी में गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो किसके हाथ में पावर आ गई, लोगों के हाथ में पावर आ गई. दैट मीन्स जैसे जैसे सोसाइटी चेंज कर रही है वैसे वैसे लोगों के हाथ में पावर बढ़ती जा रही है. दैट मीन्स इफ सोसाइटी चेंज फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर so power also has been changed. That is why power is a variable. पावर कांस्टेंट नहीं है, पावर क्या है, वेरिएबल है. ये बात कर रहे हैं वेरिएबल सम थ्योरी. ये जा क्या रहा है बोर्ड, अभी ठीक है. वेरिएबल सम. अब बात करते हैं अपन फर्स्ट थ्योरी, दैट इज अ क्लासिकल थ्योरी अंडर दिस परेटो. परेटो इन हिज बुक माइंड एंड सोसाइटी. लेक्चर अगर आवाज नहीं आ रही थी तो लिखा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, लिखा तो बिना सुने लिखा है ना, तो समझा दूं, मतलब चलेगा ना फिर तो. परेटो इन हिज बुक माइंड एंड सोसाइटी में बात करते हैं. माइंड एंड सोसाइटी में परेटो कह रहे हैं कि देयर आर टू थिंग्स. परेटो कहते हैं कि पावर हमेशा क्या करती है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स में घूमती रहती है. कैसे घूमती रहती है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स में, ये कहते हैं कि देयर इज अ वन एलिट दैट इज कंसीडर्ड. एग्जांपल लेते हैं लाइन एंड फॉक्स का. ये कहते हैं लाइन एंड फॉक्स, लाइन स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप क्वालिटी है, पावरफुल है, फिजिकल स्ट्रेंथ है. ये सारी क्वालिटीज किसकी हैं, लाइन की है. और लाइन ब्रेव है, ठीक है. इन सब क्वालिटीज के थ्रू लाइन क्या करता है, पावर कैप्चर करता है. अब एक बार लाइन को पावर मिल गई, लाइन इज कम इन द कैटेगरी ऑफ एलिट, पावरफुल है. एक बार पावर मिल गई तो लाइन क्या हो गया, रिलैक्स कर रहा है. जब लाइन रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम पे फॉक्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. और ये क्या है, कनिंगनेस है, अपॉर्चुनिस्ट है. तो फॉक्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टू कैप्चर द पावर. तो फॉक्स ने क्या किया, अपनी कनिंगनेस से पावर अपने पास ले आई. अब फॉक्स को पावर मिल गई, फॉक्स भी रिलैक्स होती है एक टाइम के बाद कि भाई बहुत पावर हो गई, रिलैक्स करते हैं. उनको नहीं पता कि रिलैक्स में क्या हो गया. रिलैक्स करते टाइम में लाइन ने अपनी एक्टिवनेस फिर दिखाई, फिर पावर दिखाई. और फॉक्स जब रिलैक्स कर रही थी उस टाइम पे इन्होंने पावर फिर ले ली. सो परेटो कह रहे हैं दैट पावर इज इन द सर्कुलेशन बिटवीन द एलिट्स, कि दो एलिट्स है, मतलब पावर जो है एलिट्स के बीच में ही घूमती रहती है. कभी लाइन के हाथ तो कभी फॉक्स, फॉक्स पे से जाएगी तो लाइन, लाइन पे से जाएगी तो फॉक्स. मतलब कोई थर्ड पर्सन इस पावर में नहीं है. ये बात कर रहे हैं आपके परेटो. दैट इज कंसिडर एज सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, की पावर जो है वो एलिट्स के बीच में ही घूमती रहती है. ठीक है. लाइव एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, बीजेपी और कांग्रेस. सेंट्रल में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई इशू है नहीं. दैट मीन्स देयर आर टू एलिट्स, वन इज बीजेपी, अनदर वन इज कांग्रेस. और पावर किसमें घूम रही है,
इन्हीं में घूम रही है। जब बीजेपी आएगी तो बीजेपी जब रिलैक्स हो जाती है तो देखो अभी सीट्स का वो हो गया, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। फिर कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस रिलैक्स हो गई थी इसलिए तो बीजेपी ने पावर कैप्चर कर ली। तो पावर आपस में ही घूमती रहती है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स कंसीडर गिवन बाय परेटो। यहां तक क्लियर। देन बात करते हैं मॉस्का। मॉस्का कहते हैं, मॉस्का परेटो से एग्री करते हैं, लेकिन मॉस्का एक चीज पे एग्री करते हैं। मॉस्का कहते हैं, परेटो कह रहे थे कि पावर एलीट में घूम रही है, दैट मींस जो एलीट की पावर है वो सेम रहेगी। मॉस्का कह रहे हैं नहीं, यहां पे आई एम डिसएग्री विद यू कि जो मॉस्का कह रहे हैं कि जो एलीट की पावर है वो सेम नहीं रहेगी। हो सकता है आज एलीट ये कहते हैं कि एलीट की पावर जो है, एलीट क्लास की पावर जो है इट इज वेरिएबल, वेरिएबल एज इन चेंज होती रहेगी तो एलीट में ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज जो राजा है वो कल भी राजा रहे या राजा का बेटा राजा रहे। एलीट में ही रहेगी, लेकिन एलीट की पावर भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा एलीट में बात करूं, ट्रेडिशनल सोसाइटी में पावर किसके पास थी? जमींदारों के पास थी, लेकिन सोसाइटी चेंज हुई तो एलीट चेंज हो गए। यस, अब कैपिटलिज्म में क्या जमींदार के पास पावर है? नहीं है, लेकिन वो एलीट कौन बन गए? अब वो एलीट कौन बन गए? कैपिटलिस्ट क्लास बन गई ना। तो दैट मींस एलीट के पास ही पावर है, लेकिन एलीट की पावर हमेशा सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। यहां वो बात कर रहे थे ना कि एलीट दो लोगों के बीच में ही घूम रही है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट। यहां वो कह रहे हैं कि नहीं, एलीट की पावर चेंज होती रहती है, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल हो रही है। यहां एलीट अगर कोई, अब बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी इज एन एलीट क्लास, पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। आने वाले टाइम में सोशलिज्म आएगा, पावर किसी और के हाथ में होगी, होगी या नहीं होगी? तो वो यही बोल रहे हैं कि दैट इज ट्रू कि पावर एलीट में घूम रही है, लेकिन एलीट की भी पावर क्या हो रही है? वेरिएबल है। आज जो एलीट क्लास है हो सकता है कल उसके पास पावर ना हो और कल वो नॉर्मल पीपल में आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें विजय माल्या, विजय माल्या वॉज एन एलीट क्लास, पावर थी उसके टाइम में, लेकिन एक टाइम के बाद पावर क्या हो गई उसकी? हट गई और वो किसी और के पास चली गई, कोई और एलीट आ गया सोसाइटी। तो मॉस्का सिर्फ यही डिफरेंस बताते हैं। मॉस्का कहते हैं कि पावर तो है, लेकिन पावर क्या हो रही है? एक कांस्टेंट नहीं है। एलीट के पास है कांस्टेंट, लेकिन वो एलीट की पावर कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है आज एलीट के पास पावर है, कल किसी और एलीट के पास पावर आ जाए। ठीक है। देन बात करते हैं C.W. मिल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट। C.W. मिल्स कहते हैं, ये भी क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट ही हैं, ये बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हम पावर की बात कर रहे हैं, पावर नहीं, इन्होंने स्टडी किया था अमेरिकन सोसाइटी को, और अमेरिकन सोसाइटी में डेमोक्रेसी है, राइट? उस डेमोक्रेसी को स्टडी करके ये कहते हैं कि पावर इज नॉट अ साइकोलॉजिकल, पावर साइकोलॉजिकल नहीं है। अभी तक देखो आप हर जगह पावर का क्या साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था, ये कह रहे थे पावर साइकोलॉजिकल नहीं है, लेकिन पावर इज इन द हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। पावर जो है वो किसके हाथ में है? इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। कैसे है वो समझो। ये बोल C.W. मिल्स का चल रहा है, थर्ड इज C.W. मिल्स। ये कह रहे थे पावर इज इन द हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कैसे? एलीट क्लास है, एलीट ही, एलीट क्लास डिफरेंट क्लास में थे, सोशल में, कुछ इकोनॉमिक में, कुछ पॉलिटिकल में, सबने मिलके एक इंस्टीट्यूट बना दिया। अब सपोज इंस्टीट्यूट है ब्यूरोक्रेसी, फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी इज इंस्टीट्यूशन। अब इस इंस्टीट्यूशन की पावर को, इस हायरार्की इज देयर, अब इस हायरार्की को फुलफिल करने के लिए कुछ सेरेमोनियल पोजीशन क्रिएट की जाएंगी। उस पोजीशन में जो टॉप पर होगा उसके पास टॉप पावर होगी कि नहीं होगी? उसके बाद नीचे 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 पावर जाती जाएंगी। एक बनेगा हर ऑर्गेनाइजेशन BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें कौन होते हैं? एलीट क्लास, कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिक, कुछ पॉलिटिकल, सब मिलके क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये पावर किसके पास आ गई? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के अंदर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये पावर इंस्टीट्यूशन के पास आ गई। अब ये इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि सोसाइटी में क्या होना है, राइट? गवर्नमेंट भी जो थी अमेरिकन सोसाइटी में, वो भी तो इंस्टीट्यूशन, इनके ही तो बेनिफिट करती है एलीट क्लास का। तो एलीट क्लास तो है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली एलीट क्लास। कुछ इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर दिए गए, उस इंस्टीट्यूशन में एक कुछ पोजीशन क्रिएट की गई, उस पोजीशन को जो फुलफिल करते जा रहे हैं वो टॉप पर है वो एलीट क्लास। तो वो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? पावर को कैप्चर कर रहा है। तो नॉट इन द हैंड, है तो इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के पास एक्चुअल पावर है। फॉर एग्जाम्पल
हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे, किसने डिसीजन लिया था? पॉलिटिकल पावर, राइट? बम बनाया किसने था? इकोनॉमिक पावर। गिराया किसने था? मिलिट्री पावर। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन के बिना क्या ये काम पॉसिबल था? नहीं था। तो मेजरली रोल सबसे स्ट्रॉन्ग किसका रहा? इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन में ये सभी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सभी होते हैं, तो मेजर रोल किसका है? इंस्टीट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन पावर किसके पास आ गई? इंस्टीट्यूशन। उसी के बेसिस पे हम सोसाइटी के डिसीजन को ले रहे हैं। क्या हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराना है, जनरल पब्लिक कितनी थी, क्या वो पब्लिक का डिसीजन था? नहीं था। तो किसका डिसीजन था? वो इंस्टीट्यूशन का डिसीजन था। और इंस्टीट्यूशन में डिसीजन ले कौन रहे हैं? दैट इज व्हाई इट इज क्लासिकल एलीट थ्योरी, क्लासिक एलीट पीपल, क्योंकि एलीट है ये सारे। यस, तो ये डिसीजन ले रहे हैं। और ये एलीट क्यों है? क्योंकि ये अपने अपने इंस्टीट्यूशन के हेड हैं और इन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दूसरा क्रिएट किया, उसमें ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो गए। दैट इज व्हाई इंस्टीट्यूशन इज द सुप्रीम पावर। क्लियर? तो क्लासिकल एलीट थ्योरी 3 थी। फर्स्ट इज परेटो, जो बात कर रहे हैं कि पावर इज इन द सर्कुलेशन ऑफ एलीट क्लास। सेकेंड थी मॉस्का कह रहे थे कि पावर क्या है? एलीट क्लास की पावर चेंजेबल है। ठीक है। तीसरे बात कर रहे थे आपके सीडब्ल्यू मिल्स कह रहे थे कि पावर इज नॉट साइकोलॉजिकल बट इट इज द हैंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट? और इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर रहा है पावर की किसके पास होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहां तक? यहां पे अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे? द बेसिक कॉज ऑफ द पावर इज द इन द इकोनॉमिक बेस, राइट? सिमिलरली अगर एज अगेंस्ट टू कार्ल मार्क्स बात करें तो मैक्स वेबर क्या कह रहे थे? मैक्स वेबर हैज गिवन द ट्रिनिटेरियन मॉडल कि पावर नॉट ओनली इन द इकोनॉमिक बेस बट इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल। इनकी बुक क्या थी? क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। Yes, clear? Right? Then कार्ल मार्क्स कह रहे थे, कार्ल मार्क्स ये भी कह रहे थे कार्ल मार्क्स इज इन कॉन्फ्लिक्टिव इन नेचर। तो कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि पावर जो है वो क्या है? इट क्रिएट chaos इन द सोसाइटी विच फर्दर लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी और क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। इसी के अगेंस्ट में फंक्शनलिस्ट क्या कहेंगे? फंक्शनलिस्ट कहेंगे पावर इज फंक्शनल इन द सोसाइटी। सिंपल, कि पावर है सोसाइटी में, उसकी वजह से क्या है? सोसाइटी कलेक्टिव एक्शन लेती है। कलेक्टिव एक्शन किसकी वजह से? कंसेंसस की वजह से माने जाते हैं। तो सोसाइटी में क्या रह रहा है? एक यूनिटी मेंटेन हो रही है और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंस है कहीं ना कहीं। तो उससे क्या हो रहा है? पावर में एक कलेक्टिव कंसेंसस निकल के आ रहा है। क्लियर? देन बात करें अपन classical is clear. Then next is Robert Dahl. रॉबर्ट डेल कहते हैं in his book Who Governs, इनकी बुक का नाम है Who Governs। ये कहते हैं, प्लूरलिस्टिक थ्योरी भी कह सकते हो और क्रिटिक्स भी कह सकते हो किसका? क्लासिकल एलीट थ्योरी। ये कहते हैं कि पावर इज डिस्पर्स्ड इन सोसाइटी। जो पावर है, पावर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बट पावर इज डिस्पर्स्ड इन सोसाइटी। क्लियर? डिस्पर्स इन सोसाइटी एज इन, आप देखो कि कलेक्टिवली अगर हम बात करें प्लूरलिस्टिक, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है आज गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, क्या अकेला गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है?
एनजीओज भी होते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम्स बनाने से पहले एनजीओ को सोचना पड़ता है, प्रेशर ग्रुप के बारे में सोचती है, देन कम्युनिटी और हेड जो होते हैं एमएनसीज वगैरह उनके बारे में भी उनको भी लेती है, दैट मीन्स, और कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी, इनके बारे में भी सोचती है। तो गवर्नमेंट के अकेले गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है, प्लस अपोजिशन भी है। यस, तो पावर सबके पास डिस्पर्स हो रखी है, अलग अलग पावर हो चुकी है। इसी की बात कर रहे हैं रॉबर्ट हल कि जो पावर है हु गवर्न कौन कर रहा है। पहले क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल एलीट क्लास गवर्न कर रही थी, ये कह रहे हैं नहीं, प्लूरलिस्टिक, कि पावर इंडिविजुअल गवर्न नहीं कर रहा है, पावर सबके कंसेंसस के साथ है। और अगर ये कंसेंसस मैच नहीं करेगा तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, बार्गेनिंग और कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन आ जाएगी। बार्गेनिंग होगी और साथ ही साथ कंप्रोमाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले बीजेपी के पास सिंगल अथॉरिटी थी, बीजेपी, राइट, इंडिविजुअल अकेले गवर्नमेंट बना ली थी उन्होंने। आज बीजेपी दो अलग पार्टी के साथ रहकर गवर्नमेंट में है, तो पावर क्या सिर्फ बीजेपी के पास है? अब बीजेपी को हर पॉलिसीज के बारे में उनसे डिस्कशन करना होता है, और अगर वो डिस्कशन करने में सक्सेस नहीं हो रहे हैं या किसी भी एक पार्टी ने अपना कंसेंसस देने से मना कर दिया, तो फिर क्या आ जाएंगे, बार्गेनिंग और कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन आ जाएगी। यस और नो? और दिस बार्गेनिंग एंड कंप्रोमाइज सिचुएशन अगेन लीड्स टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, राइट? दैट मीन्स जो प्लूरलिस्टिक पावर है, यहां तक क्लियर? That means नाम से ही क्लियर हो रहा है, pluralistic means multiple. That means power is not in the hand of individual, but there are multiple centers of the power. पावर जो है इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, लेकिन इन प्लूरलिस्टिक थ्योरी there are multiple centers of the power. कहीं पावर इनके मतलब पावर जो है 10 लोग हैं, जैसे एक क्लास चल रही है, अगर इंडिविजुअल के हाथ में होती तो पावर मेरे पास थी, क्लासिकल एलीट, आई एम द एलीट, मेरे हाथ में पावर है। बट पावर क्या है, प्लूरलिस्टिक, मेरे हाथ में है, प्लस क्लास ले मैं रही हूं, लेने वाले आप हैं, आपके हाथ में भी पावर है, सब लोग बंक कर लोगे, क्लास क्या चलेगी, नहीं चलेगी। फिर इंस्टीट्यूशन के हाथ में भी पावर है, वो क्लासरूम ही नहीं देंगे तो पावर कहां से चले, क्लास कहां से चलेगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? तो बेसिकली पावर क्या हो गई, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ द पावर, सबके पास में पावर है, राइट? देन और अगर इनमें से किसी एक का भी कंसेंसस नहीं हुआ तो फिर बार्गेनिंग करो आपस में, कंप्रोमाइज करो, राइट? तो उससे क्लास जैसे अभी चल रही है चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। अनदर एग्जांपल, गवर्नमेंट को जीएसटी इंप्लीमेंट करना था, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, और जीएसटी लेकर आना था। क्या सिर्फ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और जीएसटी आ गया? नहीं, गवर्नमेंट ने किससे बात की होगी डिस्कशन? गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक में डिस्कशन किया होगा, पॉलिटिकल स्फीयर में किया होगा, एमएनसी से डिस्कशन किया होगा। जो एमएनसी मतलब हेड बीओडी जो बना होता है, जो सारे उनके हेड होते हैं वो कंबाइन करके एक ग्रुप बनाते हैं, यू कैन से सोशल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप टाइप, राइट? उनसे डिस्कशन किया होगा, ब्यूरोक्रेट से किया होगा, सबके हाथ में पावर है। और किसी एक ने भी अगर अपने पीछे हो गया बैग कि नहीं हम इस चीज में रेडी नहीं है, तो उनको मनाने के लिए बार्गेनिंग की होगी, फिर अगर वो नहीं माने तो फिर कुछ कंप्रोमाइज भी किए गए होंगे, राइट? फिर उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, राइट? तो दैट मीन्स प्लूरलिस्टिक कहते हैं कि पावर नॉट इन द हैंड्स ऑफ यू, बट देयर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑफ द पावर। इज इट क्लियर? देन इसके बाद हम बात करें जो आपके सीडब्ल्यू मिल्स थे, सीडब्ल्यू मिल्स को ये कह के क्रिटिसाइज किया गया कि इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ही नैरो है। क्यों है नैरो? बिकॉज ही स्टडीड ओनली वन सोसाइटी, दैट इज अमेरिकन सोसाइटी। और अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी करके आपने बोल दिया कि पावर आर द एलीट क्लास, पावर आर इन द हैंड ऑफ एलीट क्लास। एक ही सोसाइटी को तो स्टडी किया, और एक ही सोसाइटी कितनी सोसाइटी है आप ये भी तो देखो, आप सिर्फ एक सोसाइटी के बेसिस पे कह रहे हो पावर आर इन द हैंड ऑफ एलीट क्लास, तो इनको उस बेसिस पे क्रिटिसाइज भी किया गया। देन इसके बाद एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि ये जो आपके पब्लिक आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, ये क्रिटिक्स करते हैं एलीट थ्योरी को बाय सेइंग दैट पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। पब्लिक ओपिनियन, हाउ पब्लिक ओपिनियन? यू कैन से पब्लिक, एक जनरल स्टेटमेंट था कि अगर हम क्रिटिक्स करें क्लासिकल एलीट को, तो आप सोचो कि आज के टाइम पे अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है, द डेमोक्रेसी, उसके गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट? इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नमेंट टू द पीपल है ये ठीक है,
गवर्नमेंट फॉर द पीपल है, ये भी ठीक है, बट गवर्नमेंट बाय द पीपल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट किसके द्वारा बनी हुई है? गवर्नमेंट जो बनी हुई है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जिनके पास सोल अथॉरिटी है, वो तो क्या है? एलीट क्लास ही है, राइट? और ये एलीट क्लास किसका बेनिफिट पहले देखती है? अपना खुद का बेनिफिट पहले देखती है. दैट इज व्हाई आई एम नॉट श्योर अबाउट द बाय द पीपल. लोगों के द्वारा नहीं बन रहा है, ये एक एलीट क्लास, एक ग्रुप है, उसके द्वारा डिसीजंस बनाए जा रहे हैं, राइट? देन ये कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अलॉट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. दैट इज ट्रू कि पब्लिक ओपिनियन इसलिए मैटर करता है कि आप क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, पावर हैज बीन चेंज इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. पावर आज के हाथ में किसके पास है? जनरल पब्लिक के पास है. एग्जाम्पल, फार्मर लॉज. यस, अभी फार्मर लॉ थे, गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन फार्मर उस चीज के लिए रेडी नहीं थे. प्रोटेस्ट हुआ, एजिटेशन हुआ, मूवमेंट्स हुआ, एंड चीजें किसमें बदल गई? गवर्नमेंट को लॉ वापस लेने पड़े. तो पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट. और कभी कभी ये भी होता है कि पब्लिक ओपिनियन को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है. जब पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर किया जा रहा था तो सोसाइटी में क्या हो रहा था? क्योस हो रहा था. यस, इनको एलीट क्लास को ये कह के भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी और फेडरल डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी, इन्होंने प्रॉपर चीजें, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके समझाया कि भाई डेमोक्रेसी ये है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट की. ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, फेडरल डेमोक्रेसी क्या थी, अभी मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है, आप प्रॉपर बाइफरकेट करके समझाइए. तो उन्होंने डिफरेंस करके वो भी नहीं बात की. ये जनरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जबकि जनरल डेमोक्रेसी नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी जब ट्रांस इज अ डायनेमिक इन नेचर, सो ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी आर ऑल्सो डायनेमिक. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें एजुकेशन. एजुकेशन में पहले क्या था? गुरुकुल सिस्टम. और अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है? स्कूल कॉलेज सिस्टम. और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका? ऑनलाइन एजुकेशन. तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ना. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका डेमोक्रेसी में भी होगा, राइट? तो इसी की बात की जा रही है. क्लियर? यहां तक क्लियर? ये जो था पब्लिक ओपिनियन, यू कैन राइट रॉबर्टो माइकल. रॉबर्टो माइकल. क्लियर? यहां तक था कल के लेक्चर में. क्लियर हुआ? नाउ उसके बाद मैंने उस लेक्चर में डिस्कशन किया था, पेपर टेस्ट डिस्कशन था, ये टालकट पार्सन और जीएच मीड का. इतना था हमारा कल का लेक्चर. ठीक है? तो टालकट पार्सन मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही लोगों ने टेस्ट दिया था, बाकी तो एंजॉय कर रहे हैं, है ना? आपने दिया था? नहीं दिया. आप लोगों में से किसने दिया था? एक, और एक चिन्मय ने दिया था. 2 ही लोगों ने टेस्ट दिया था. दैट इज इट. तो बाकी लोग क्या कर रहे हो ये आप जानो. ठीक है? तो उसके बाद डिस्कशन हुआ था. तो अगर डिस्कशन में कोई डाउट हो, डाउट इन द सेंस पेपर देखना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए मैं उसको एक्सप्लिसिटली ले लूंगी. ठीक है? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? यूनिट 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. तो फिर कल नोट्स नहीं बनाए आप लोगों ने? आप तो कह रहे हो बनाए हैं. अच्छा, ठीक. स्टिल आई एम सेइंग कि एक बार वो जो मैंने ये शॉर्ट में किया हुआ है सारा, एक बार उस लेक्चर को फिर भी देख लेना. आवाज भले ही नहीं है, डबल स्पीड या ट्रिपल स्पीड पे बोर्ड पे जो लिखा है वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है? यहां तक क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था कि जब जब मैं पेपर 1 लूंगी, उसकी कुछ यूनिट जो है वो पेपर 2 से सिमिलर है, तो मैं उनकी यूनिट साथ में ही कवर करूंगी. राइट? जैसे मैंने आपका सिस्टम ऑफ किंगशिप पढ़ाया था, तो सिस्टम ऑफ किंगशिप में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंबाइन हुए थे. यस. सिमिलरली जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी,
पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 1 की यूनिट कौन सी है? फोर्थ नहीं, 7th। चैप्टर 7 है, यही यूनिट पेपर 2 पार्ट सी चैप्टर 4। लिख लो, पेपर 2 में पार्ट सी का चैप्टर जो 4 है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, इंडियन पर्सपेक्टिव साथ ही कवर करेंगे। पेपर 2 पार्ट सी चैप्टर 4। ऐसे ही जब हम रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव साथ में कवर करेंगे, दैट टू आल्सो इंक्लूड इन द पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 पार्ट सी चैप्टर 4 जो है वो पेपर 2 का बता दूं। पेपर 2 में आपका जो है पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो अब चैप्टर अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। पार्ट सी में देयर आर 7 चैप्टर्स, उन 7 में चैप्टर जो 4 है वो आपका पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है। ठीक है, सेम टॉपिक, सेम सब कुछ है, बस उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है हमें, तो वो आई वांट कि हम साथ में ही पढ़ें। ठीक है, यहां तक क्लियर? देन नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो आपका नेक्स्ट है, दैट इज पावर एलीट, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। First topic is sociological theories of power. We have completed this. Next is power elite, bureaucracy, pressure group and political parties. Power elite, bureaucracy, pressure group and political party, second topic. ठीक है, now understand bureaucracy. क्या हम bureaucracy कवर कर चुके हैं इन डिटेल? मैक्स वेबर में bureaucracy क्या होता है, what are their characteristics, what are the consequences, what are the limitations, how to improve bureaucracy और how to make bureaucracy more efficient, ये सारा कवर कर चुके हैं इन डिटेल। तो इस टॉपिक को अब हम रिपीट नहीं करेंगे, सेम एज इट इज वही टॉपिक है। इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट बात करें हम पावर एलीट। पावर एलीट जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है एलीट की, क्लासिकल एलीट थ्योरीज, वो सारी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट पेपर 2 का पार्ट, पेपर 1 तो पावर एलीट समझ गए, there are 2 groups, one is elite group, another is general group, that is elite group who have the power और वही उसको मैनिपुलेट कर रहा है, different elite theories, Pareto, Mosca, CW Mills, clear? Now with respect to Indian context हम इसको अभी देखेंगे, that is related to paper 2. Is it clear? Social and political elite. क्लियर हो रहा है चीजें? मैं आपको बहुत ही क्लियर कट मेंशन करके बता रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। और जहां भी अगर कोई किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पावर एलीट, पावर एंड सोशल एलीट। एलीट क्या है? बेसिकली एलीट इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, टू influence or to change the decision of the individual. That means elite is on the top of the position. किसी भी पोजीशन पे elite कौन सा है? जो टॉप पे है वो elite है। elite कौन है? जिसके पास सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पावर है। elite कौन है? जो किसी दूसरे के डिसीजन को चेंज कर सके। elite कौन है? जो एक कॉमन लॉ, कॉमन सिस्टम बनाए और उस बाकी की सारे लोग उसको फॉलो करें। That is elite. Yes, let's talk about different societies. Traditional society. In traditional society, on the basis of the birth, that is ascriptive in nature, Brahmins are the elite class, yes or no? अब ये इंडियन सोसाइटी चल रहा है पूरा, अभी टॉपिक इंडियन सोसाइटी है, ध्यान रखना। ब्राह्मिन्स एलीट थे कि नहीं थे? बाय बर्थ ब्राह्मण, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, लेकिन उनका स्टेटस क्या था? ब्राह्मण वर सुपीरियर। और किसके बेसिस पे थे? बाय बर्थ के बेसिस पे थे। तो ब्राह्मण्स वर द एलीट क्लास इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, यस और नो? और इनका एलीट
एलिट इनका रिलीवेंस आज भी है कहीं ना कहीं मॉडर्न सोसाइटी में? यस, इसी बात को मैक्स मेलर कह रहे हैं। मैक्स मुलर कंसिडर दैट ब्राह्मण्स आर द मोस्ट पावरफुल आई हैव एवर सीन। क्यों? क्योंकि सिंस इंडिया इज अ कास्ट बेस्ड, और कास्ट बेस्ड में ब्राह्मण्स क्या थे? ब्राह्मण्स आर एलिट्स इन इंडियन सोसाइटी, राइट? ठीक है, यहां तक क्लियर? देन बात करें आगे, डिफरेंट चले, फिर आई आपकी मेडिवल सोसाइटी। मेडिवल सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिवल सोसाइटी में कौन डोमिनेट कर रहा था? सैयद, इस्लाम, मुस्लिम्स, इन्हीं का था कि नहीं था? सो दीज वर एलीट क्लास इन दैट सोसाइटी, यस और नो? शेख, मुगल्स, यही तो थे। डोमिनेशन किसका था मेडिवल सोसाइटी, मेडिवल टाइम पे? इस्लाम, मुस्लिम, सब ये चल रहा था, तो मुगल्स वगैरह इन सब का ही तो था। तो इन मेडिवल सोसाइटी कैन बी से दीज आर द एलिट्स, दीज वर द एलिट्स इन द मेडिवल सोसाइटी, यस। देन हम बात करें, थोड़ा सा सोसाइटी आगे बढ़ी, मेडिवल के बाद ब्रिटिशर्स आए, राइट? ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे किन लोगों का डोमिनेशन था? गवर्नर जनरल। और उसको और बाइफरकेट करो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जमींदार्स वर देयर। तो जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा था तो उस टाइम पे जमींदार एलीट क्लास थे। फिर ब्रिटिशर्स मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर आए तो कौन हो गए? मॉडर्न चांसलर्स वगैरह, और यू कैन से ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो कौन हो गए थे? आपके मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये डोमिनेट, ये आपकी एलीट क्लास हो गई थी। देन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ही इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए तो यहां पे जो कैपिटलिस्ट क्लास थी ये एलीट हो गई कि नहीं हो गई? ब्रिटिशर्स आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो एलीट क्लास हो गई, यस। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब जमींदार डोमिनेशन चल रहा था तो जमींदारी सिस्टम एलीट क्लास थी। जब एजुकेशन आया तो वो लोग जो थोड़ा पढ़ लिख गए थे तो एजुकेटेड वर्किंग क्लास, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैकॉले आया था इस टाइम पे, तो ये सब क्या थी? ये एलीट क्लास थी। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया ब्रिटिशर्स के टाइम से ही। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो नई क्लास इमर्ज हुई, दैट इज कैपिटलिस्ट क्लास। हाँ, बुर्जुआ क्लास और यू कैन से कैपिटलिस्ट क्लास, वो एलीट हो गई क्योंकि डिसीजन तो यही ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, वो एलीट हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स क्लास अ न्यू क्लास इमर्ज विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द कास्ट सिस्टम? During Britishers, a new class emerged, new elite class emerged, which is independent on the caste system. ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक नई क्लास, एलीट क्लास इमर्ज हुई जो क्या थी? जो इंडिपेंडेंट थी, किससे? आपके कास्ट सिस्टम से। पहले क्या चल रहा था? कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण्स वर सुपीरियर, लेकिन धीरे 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 एलीट क्लास में कास्ट सिस्टम का नोशन हटता गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? देन बात करें, ब्रिटिशर्स चले गए, अब कौन आया आपका? मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन इज देयर। अब मॉडर्नाइजेशन में क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, डेमोक्रेसी, न्यू ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें हैं। तो यहां पर क्या हो गया? आपके रेड्डीज, लिंगायत एंड अदर क्लासेस, ये सब जो नई नई जनरेट हुई, ये सब क्या हुआ आपका मॉडर्न सोसाइटी में? ये सब क्या है? ये नई एलीट क्लास है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या दिया? रिजर्वेशन। गवर्नमेंट से क्या आया? डोमिनेंट कास्ट। बहुत सारी चीजें जिनमें क्या था? स्टेटस ऑफ शूद्रास वर वेरी पुअर, बट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी, इन सब की वजह से एक नई क्लास हो गई इमर्ज, दैट इज कंसिडर एज मिडिल क्लास, और यू कैन से हरिजन एलीट क्लास। यस और नो? हरिजन एलीट क्लास, हरिजन द पीपल ऑफ द हरिजन द पीपल ऑफ द गॉड। यस, एज पर गांधी जी, हरिजन, हरिजन, हर मतलब पीपल ऑफ द गॉड, हरिजन।
हरिजन कौन थे? शूद्रास, यू कैन से शूद्रास और अनटचेबल। इनको क्या किया? गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया। जब गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया तो ये आईएएस, आईपीएस और अलग अलग डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हेड में पहुंच गए। जब ये पहुंच गए तो इनकी भी एक एलीट क्लास हरिजन की जनरेट हुई कि नहीं हुई? इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कैन बी से हरिजन एलीट क्लास बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिजर्वेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद हरिजन एलीट क्लास जनरेट हुई। तो आज के टाइम पे जो एलीट क्लास है दैट इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, वो बहुत पहले ही पीछे छूट गया, बट दैट इज अचीव्ड इन स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस के ऊपर डिपेंड कर रही है ये एलीट क्लास, जो अपने टैलेंट और स्किल से अपने आप के स्टेटस को इंप्रूव कर लेगा, दैट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ द एलीट क्लास। और एलीट क्लास क्या है ये हम पहले ही समझ चुके हैं। एलीट क्लास एबिलिटी जो है क्या कर रहा है? एबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी रखता है दूसरे के डिसीजन को चेंज करने की या एक मेजोरिटी वाला डिसीजन बनाने की जिसको सोसाइटी इंप्लीमेंट करे, दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ एलीट क्लास। यस, क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज विथ रिस्पेक्ट टू एलीट क्लास, राइट। सोशल में एलीट क्लास की बात करें तो ब्राह्मण्स आर सुपीरियर, सोशल स्टेटस इज वेरी हाई ऑफ द ब्राह्मण, यही एक्सक्रिप्टिव स्टेटस हैज बीन चेंज्ड इनटू अचीव्ड स्टेटस। देन irrespective of the caste system different elite class has been emerged, one of them is harijan elite class। yes, caste खत्म हो गई ना यहाँ पे। सिमिलरली बात करें पॉलिटिकल, who have a high political power consider as power elite class, who have high economic power consider as इकोनॉमिक एलीट क्लास, राइट। जैसे अंबानीज वगैरह की हम बात करते हैं तो दे आर इन एलीट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक टर्म्स। यस, और जब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों बन जाते हैं तो इट क्रिएट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप देखो रिलीजियस भी होता है, कल्चरल भी होता है, पॉलिटिकल भी होगा, सोशल भी होगा, इकोनॉमिक, हर पर्सपेक्टिव के कोई ना कोई हेड होंगे और वो मिलके फिर डिसीजन लेते हैं। दैट इज कंसिडर एज योर एलीट ग्रुप और एलीट क्लास। Is it clear? Clear? Then next is bureaucracy. We have covered in Max Weber in very detail. ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, थर्ड इज प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप की बात करें हम, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप, जब भी कोई ग्रुप फॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और यू कैन से लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल होंगे तो आपस में बनेगी अच्छी, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, कॉमन इंटरेस्ट होगा तो वॉलेंट्री क्या करेंगे, वो एक ग्रुप बना लेंगे। यस, दैट इज कंसीडर एज योर प्रेशर ग्रुप, राइट। होता क्या है, जब ये प्रेशर ग्रुप, इसमें क्या होगा, हाँ यहां तक क्लियर। प्रेशर ग्रुप को पहले इनिशिएटिव फॉर्म में इंटरेस्ट ग्रुप भी आप कह सकते हो। इंटरेस्ट ग्रुप जिसमें एक कॉमन आइडियोलॉजी, कॉमन इंटरेस्ट, सेम प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप कि कॉमन आइडियोलॉजी, कॉमन इंटरेस्ट से कुछ लोग थे, 4 लोग थे, चारों की सोच सिमिलर थी, चारों ही काम करना चाह रहे थे उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस पे, तो चारों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया। दैट इज कंसीडर एज योर प्रेशर ग्रुप। ठीक है, और जब ये प्रेशर ग्रुप
आपका गवर्नमेंट को ज्वाइन कर ले या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन इन सब के इन्फ्लुएंस में आ जाए, देन इट इज कंसीडर एज पॉलिटिकल पार्टीज। जब कोई प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाए या गवर्नमेंट के साथ काम करने लगे, देन इट इज कंसीडर एज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज अब क्या होती हैं? सिंपल सी चीज है, आप देखो बजरंग दल एक आइडियोलॉजी थी, एक आइडियोलॉजी कॉमन इंटरेस्ट के लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, तो अब बजरंग दल इज अब पॉलिटिकल पार्टीज की तरह काम कर रहा है। अभी छोटे लेवल पे है, बट जैसे आप हो गया, आपका आंदोलन बेसिक क्या चल रहा था? आप पार्टी, आम आदमी पार्टी का करप्शन के अगेंस्ट चल रहा था। अब वो करप्शन के अगेंस्ट चलते कॉमन इंटरेस्ट के लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे अगेंस्ट द करप्शन। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए, तो वो क्या बन गई, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई। मतलब वो प्रेशर ग्रुप जो पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बन जाते हैं, देन इट बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल सी चीज है। हाँ, आरएसएस का भी एग्जांपल दे सकते हो, एक आइडियोलॉजी थी, धीरे धीरे आरएसएस बीजेपी का पार्ट बन गई, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज बन गई। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये हो गया प्रेशर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अब पॉलिटिकल पार्टीज बाद में, पहले प्रेशर ग्रुप समझो। फॉर एग्जाम्पल, सेवा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, पेटा एनिमल क्रूरलिटी। यस, तो ये सब क्या है? ये सब आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं, राइट? प्रेशर ग्रुप का एडवांटेज क्या है? सबसे मेजर एडवांटेज ऑफ द प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? क्लियर हुआ? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप सबसे पहले क्या करते हैं, जहां जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है, वहां वहां बेसिकली इट ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जनरल पीपल। जहां जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, गवर्नमेंट उनके हक के लिए बात नहीं कर पा रही है, वहां वहां क्या करते हैं? प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ व्हीकल ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस, राइट? इसके अलावा ये सिर्फ प्रमोट नहीं करते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये प्रमोट करने के साथ साथ ये प्रिजर्व भी करते हैं। देखो ना, एनिमल क्रूरलिटी, सिर्फ एनिमल को बचाना है ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो जो काम हो सकते हैं वो सब कर रहे हैं। यहाँ वो वुमेन एम्पावरमेंट के प्रमोशन के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट बॉयज रेस कर रहे हैं एम्पावरमेंट के लिए, इसके साथ साथ क्या करना चाहिए वो चीज भी कर रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं और आप भी करो, राइट? इसके अलावा ये क्या करते हैं? दे एजुकेट द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज अगर सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रही हैं, तो उनको काम करना बताती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज पहले क्या करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज पहले एनवायरमेंट को लेके कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स वगैरह ये ऐसे ग्रुप आए, इन्होंने एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए बात की, एनजीओज बनना स्टार्ट हुए, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज इनसे जुड़ के अलग अलग, मतलब उनको एजुकेट किया पॉलिटिकल पार्टीज कि भाई आपका काम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सबको करना है, राइट? तो आप देखो कई सारे एनजीओज जो होते हैं, कई सारे एनजीओज हैं जिनसे कौन है, जो गवर्नमेंट लॉबी है वो भी इनसे जुड़ी हुई है ना? कई सारे एनजीओज ऐसे हैं जिनसे जो लॉबी है, गवर्नमेंट लॉबी, वो जुड़े हुए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। यस, देन एडवांटेज के साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। बताओ क्या डिसएडवांटेज है? हम मेजोरिटी बात करते हैं प्रेशर ग्रुप की एक कॉमन आइडियोलॉजी वाले, ठीक है? कॉमन आइडियोलॉजी वाले जुड़ तो गए, लेकिन जब ये कॉमन आइडियोलॉजी वाले जुड़ते हैं तो करप्शन इज वेरी हाई, क्योंकि कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। प्रेशर ग्रुप ज्यादातर इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, राइट? सेकेंड चीज, ये किसका इंटरेस्ट शो करते हैं? अ पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर एलीट क्लास यू कैन से। तो ये इंटरेस्ट किसका शो कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप? पर्टिकुलर क्लास का। और जब पर्टिकुलर क्लास का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होता है। इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम जाने तो द मेजर इशू जो हम वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो इश्यूज लेती है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेशर ग्रुप है उनका इशू कौन सा चलता है? रिलीजन।
caste, gender, ethnicity, language, ये इशू, will they help in the development of India? आप बात करो मेजर टॉपिक्स, बट हमारे यहाँ कास्ट, रेस, एथनिक, ये इश्यूज इतने हैं कि जितने भी हमारे यहाँ प्रेशर ग्रुप्स वगैरह हैं, ये मेजरली किन पे काम कर रहे हैं? इन्हीं चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, प्रेशर ग्रुप्स आर इनफॉर्मल, सो दे डोंट हैव अकाउंटेबिलिटी, दे डोंट हैव आंसरेबल, दे आर नॉट आंसरेबल, क्योंकि कोई उनके ऊपर लॉ वगैरह नहीं है, और ये जो मीडिया है उससे भी दूर रहते हैं, उनके भी इतने लाइमलाइट में नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं इसमें करप्शन हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? इलेजिटिमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चीजों का। फॉर एग्जाम्पल जैसे करप्शन हो गया, वायलेंस हो गया, कहीं ना कहीं इनकी चीजों से भी बढ़ता है, राइट। तो एक तो इनफॉर्मल है। अगर हम बात करें कि इनको प्रेशर ग्रुप क्या है? देयर इज अ स्कॉलर मॉरिस डुवर्गर, Morris Duverger classified pressure group into different types. First, protective. Second, promotional. And third, anomic. Protective, promotional and anomic. Right? Protective pressure group are those pressure group which work for the protection of particular community, particular institution, particular designation. For example, ASSOCHAM. For example, CII, Confederation of Industries, right? Indian Industries. तो ये सब क्या है? ये इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लॉज वगैरह, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रोटेक्शन के लिए है। देन बात करें प्रमोशनल मींस वेलफेयर, अवेयरनेस, एम्पावरमेंट। जैसे अभी हमने बात की सेवा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करती है हमेशा। देन आपका अनोमिक क्या? जो आपका प्रमोशन है, प्रमोशनल हैज अ वाइडर और यू कैन से डाइवर्स और वाइडर फेज एज कंपेयर टू प्रोटेक्टर। प्रमोशन में प्रोटेक्टर भी कवर हो जाता है, लेकिन प्रोटेक्टर में सिर्फ प्रोटेक्टिव कवर होता है। प्रमोशनल में प्रोटेक्टिव और प्रमोशनल दोनों कवर होते हैं, इसलिए इसका फेज, इसकी डायमेंशन क्या है? डाइवर्स है एज कंपेयर टू प्रोटेक्टिव, ठीक है। अनोमिक, यहां तक क्लियर? थर्ड इज अनोमिक इज लाइक कि जहां पे इलेजिटिमेट चीजें इलेजिटिमेट वे यूज किया जा रहा है चीजों को मनमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिलिटेंट ग्रुप्स, यस। तो जो मिलिटेंट्स ग्रुप होते हैं, अगेन क्या है? अ टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप, बट अ अनोमिक प्रेशर ग्रुप। क्या कर रहे हैं? दे आर यूजिंग इलेजिटिमेट वेज टू अचीव द एंड। तो ये क्या कर रहे हैं? इलेजिटिमेट वेज, जैसे नक्सलिज्म, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे, टेररिज्म तो एक मेजर फॉर्म में हो गया इंस्टीट्यूशन, लेकिन जैसे नक्सलिज्म हो गया, छोटे छोटे इश्यूज ग्रुप बन जाते हैं, लाइक स्लीपर सेल, राइट। तो ये सब क्या है? आपके अनोमिक प्रेशर ग्रुप, क्लियर। सो मॉरिस डुवर्गर 3 तरह की बात करते हैं, प्रमोटिव, प्रोटेक्शन एंड द प्रेशर ग्रुप, राइट। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच वर यूजिंग बाय द प्रेशर ग्रुप। डिफरेंट मेथड्स हैं अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए प्रेशर ग्रुप। पहला तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेते हैं, तो मेमोरेंडम बनाते हैं कि भाई ये है। दूसरा, ये क्या करते हैं? लेटर्स लिखकर भेजते हैं। तीसरा, ईमेल्स भी करते हैं चीजों को समझाने, अवेयरनेस के लिए। दूसरा, नुक्कड़ प्रोग्राम्स भी करते हैं, ये लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए। स्ट्राइक भी करते हैं, है ना, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। और क्या कर सकते हैं? ये मीडिया का यूज करते हैं, मीडिया ट्रायल्स एंड ऑल, ये सब भी करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये सब यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा ब्राइब हो गया,
पॉलिटिकल फंडिंग हो गई, ये भी एक अदर मेथड्स हैं। कई बार होता है ना, ब्राइब और पॉलिटिकल फंडिंग देके कोई फेक न्यूज और एक अलग डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है थ्रू द प्रेशर ग्रुप, किया जाता है। तो वो सब भी किस में आएगा आपका, यही मेथड्स है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप एक अगर अच्छे फॉर्म में काम करे तो ठीक है, लेकिन जब ब्राइवरी और करप्शन आ जाता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी, इफिशियंसी रिड्यूस हो जाती है, विच विल फर्दर लीड्स टू क्योस इन द सोसाइटी। उसकी वजह से क्या हो जाता है, सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन आने लगता है, राइट। सो क्या हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है प्रेशर ग्रुप का वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है द एक्चुअल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। यस, हमारी डेमोक्रेसी का काम क्या है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट। हमारी डेमोक्रेसी का काम, और प्रेशर ग्रुप क्या कर रहा है, जब तक ये लेजिटिमेट फॉर्म में काम कर रहा है तब तक यही तो कर रहा है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो कैन बी से प्रेशर ग्रुप रिफ्लेक्ट द एक्चुअल working of the democracy? Yes. वो भी एज अ प्रेशर ग्रुप काम कर रही है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रही है, मैंने आपको बोला प्रेशर ग्रुप जब पॉलिटिकल ज्वाइन कर लेता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाता है, तब वो प्रेशर ग्रुप नहीं रह गया। नहीं, हर प्रेशर ग्रुप नहीं है। जब प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब वो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। जैसे देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, एसोचम हो गया, नास्कॉम हो गया, फिर आपका सीआईआई हो गया, फिर आपका सेवा हो गया, आपका पेटा हो गया, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन नहीं की है। These are some semi government institutions और pressure group, और you can say fully independent और informal pressure group। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, समझ रहे हो, इसीलिए दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, दे आर नॉट आंसरेबल, समझ रहे हो, दैट इज द रीजन। क्लियर कट डिमार्केशन याद रखना, जब कोई प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लेता है, जब कोई प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है या पॉलिटिक्स के स्फीयर में आ जाता है, देन इट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो कांग्रेस अब प्रेशर ग्रुप नहीं है। कांग्रेस का पहला एक प्रेशर ग्रुप हुआ करता था सेवा दल, वो उस टाइम पे बात कर रहा, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन वो किसमें काम कर रहा था, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट पार्टी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट काम कर रहा था, लेकिन पॉलिटिकल नहीं था। बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, तो अब वो पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट हो गया। हाँ, सेवा दल जो था, क्लियर। तो क्लियर रखना, जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन ना कर ले वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा। प्रेशर ग्रुप जब तक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो जाए वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, जब तक वो प्रेशर ग्रुप ही है। तो जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट अ प्रेशर ग्रुप। इज इट क्लियर? वो होता है वो प्रेशर ग्रुप ही है, रहेगा प्रेशर ग्रुप ही। वो एक साइड की आइडियोलॉजी शो कर रहा है ना, आप समझे। हाँ। तो सिर्फ वो नहीं ना, कई अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अंदर भी कई प्रेशर ग्रुप बनाए गए हैं। तो हाँ, वो करेगा, वो बिल्कुल करेगा, बट वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा, रहेगा वो प्रेशर ग्रुप ही, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज मतलब, हाँ, नहीं, टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी, टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, तो हम उसमें सब कुछ देखेंगे। तो यू कैन राइट बीजेपी कांग्रेस, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि टॉपिक ही वही है वो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टीज। ये अपन जानबूझ के नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके सिलेबस में है एक्चुअली। हाँ, इट्स ओके, यू कैन गो टेक रेस्ट। ठीक है, बात करें अब पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रमोट करती हैं कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, yes or no, with the aim of capturing power. Yes, that means political parties is an organization
which promote candidates to contest election to capture power. Yes, यही तो political parties है. बेबर यही तो समझाते हैं. बेबर क्या कह रहे थे? What are political parties? Political parties are the organization, right? Which promote candidate to contest election. और aim क्या है? To capturing the power, right? इसको सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि बेबर की ना मानते जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज इज एन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन की तरह काम कर रहा है जिसमें क्या कर रहे हैं लोग पावर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और यू कैन से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं लोग, राइट? गवर्नमेंट ही तो है, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट है. अब जैसे मैं पावर में आना चाह रही हूँ सो दैट कि मैं गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकूं, तो वो क्या है आपका एक एसोसिएशन है. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स with respect to political parties. There are some characteristics with respect to political parties. First, it is an organized group of people. Organized होता है कि नहीं होता? क्या political parties में एक political parties work करती है on the basis of some ideology or on the basis of some principles? तो first, it is an organized way of people. Second, it has an ideology and the principles. Then इसके साथ साथ ये किस में बात कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज? कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करेगी या नहीं करेगी? पॉलिटिकल पार्टीज है तो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर काम करेगी, राइट? इसका काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? टू कंडक्ट अ इलेक्शन और टू कंटेस्ट अ इलेक्शन इन अ लेजिटिमेट मैनर. यस. इसके अलावा इसका और काम क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन, रूलिंग पार्टी को चेक करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना, यही तो है. डिसिप्लिन रखना रिप्रेजेंटेटिव्स का. जो आप देखते हो पॉलिटिकल ऑर्डर में वो सारा पॉलिटिकल पार्टीज का काम है. पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना, देन आपके उसमें रूलिंग पार्टी में चेक्स एंड बैलेंसेस देखना, रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी क्रिटिसिज्म देती है जिससे कि वो ढंग के काम करे, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिसिप्लिन में रहे, राइट? यही सारा काम रहता है. यस और नो? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर द फंक्शन और डिसफंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? और यू कैन से advantage or disadvantage. What are the functions of the political parties? अभी बताएं कैरेक्टरिस्टिक. पब्लिक ओपिनियन को एम्फसाइज करेंगी, मोबिलाइज करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करेंगी जो ढंग से काम नहीं कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव को डिसिप्लिन में बनाएंगी, अकाउंटेबल और आंसरेबल बनाएंगी उनको. यस. देन बात करें डिसफंक्शन. डिसफंक्शन क्या होगा? करप्शन होगा, ठीक है. इलेजिटिमेट मीन्स होंगे अपनी नीड चीजों को फुलफिल करने के लिए, विच फर्दर लीड्स टू अगेन करप्शन. यस. और विच फर्दर लीड्स टू इलेजिटिमेट मीन्स लीड्स टू क्या बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सेल्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ज्यादा काम होगा, राइट? नेपोटिज्म विल इंक्रीज. देन रॉबर्ट माइकल, एक लाइन लिखो, रॉबर्टो माइकल concept of inverted comma है iron law of oligarchy. iron law of oligarchy. oligarchy मतलब एक particular group of people who are dominating, right? तो oligarchy in his book political parties. Roberto Michael's concept of iron law of oligarchy in his book political parties consider that कि ये क्या शो करेगा? It show the interest of the particular elite class. That means एक ग्रुप ऑफ पीपल बन गया, वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहा है? सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ऑल कर रहा है. तो कहीं ना कहीं क्या होगा पॉलिटिकल पार्टीज से? निगेटिव ही जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट शो कर रहे हो आप, ना कि ओवरऑल पॉपुलेशन का, राइट? देन नेक्स्ट इज डाई एंड जिगलर.
डाई एंड जिगलर term the political parties and election are as a means to divert attention of masses and pacify them. Attention of masses and pacify them. PACIFY, pacify them. That means इनका कहना ये है कि जिस तरीके से सर्कस होता है, सर्कस लोगों का माइंड डाइवर्ट करता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज और जो आपके इलेक्शंस हैं, ये लोगों की जो मासेस, लोगों का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने के लिए है। लोगों को लगता है कि ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही है, दूसरे को वोट दो, इलेक्शन कराओ, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि क्या होगा, इससे अब आने वाले टाइम में पार्टी चेंज होगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दैट मीन्स इनको क्या दे रहे हैं, फॉल्स होप प्रोवाइड कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। क्लियर? Now with respect to Indian context, political parties with respect to Indian context. On the basis of ideology, there are three types. On the basis of ideology, there are three types of political parties: the leftist, rightist and centrist. लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट एंड सेंट्रिस्ट। लेफ्टिस्ट क्या होता है? लेफ्टिस्ट हु बिलीव इन कैपिटलिज्म। लेफ्टिस्ट हु बिलीव इन कैपिटलिज्म, नहीं तो हूं क्यों है? मैं लेफ्टिस्ट की बात कर रही हूँ। लेफ्टिस्ट हु बिलीव इन कैपिटलिज्म, यस, कोई बात नहीं, अब पता कर लो इसीलिए बता रही हूँ। लेफ्टिस्ट पार्टीज आर दोज पार्टीज हु बिलीव्ड इन सोशलिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस। राइटिस्ट आर दोज पार्टीज हु बिलीव्ड इन कैपिटलिज्म बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ना। एग्जाम्पल BJP, right? Centrists are those parties who focus on the interest of, who try to balance between the rich and the poor. सेंट्रिस्ट जो सेंटर में रहती हैं कि ना हम कैपिटलिज्म को प्रमोट करेंगे पूरी तरीके से, ना हम इसको प्रमोट करेंगे राइटिस्ट को पूरी तरीके से, हम क्या रहेंगे, मिडिल पाथ। मिडिल रेंज थ्योरी मर्टन ने दी थी तो उसी की बात कर रहे थे। ये सेंटर, मिडिल रेंज मत लिखना, समझाने के लिए बता रहे हूं। सेंटरिस्ट, यहां पर जो आपकी लेफ्टिस्ट है, जो सोशलिज्म की पूरी तरह बात करते हैं, वो सोशलिज्म की पूरी तरह कांग्रेस के कुछ सेक्शन है, सीपीआई, सीपीएम, ये बात कर रहे थे। और जो सेंटरिस्ट की अभी जो बात करती है, कांग्रेस इज नॉट कंप्लीटली लेफ्टिस्ट पार्टी, कंप्लीटली लेफ्टिस्ट नहीं है कांग्रेस। तो कांग्रेस हमेशा सेंटर में रह के बात करती है। तो मैं रिपीट कर रही हूं, लेफ्टिस्ट वो पार्टी है जो प्रॉपरली सोशलिज्म की बात करती हैं, जैसे कि आपका सीपीआई हो गया, सीपीएम हो गया, प्लस आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक हो गई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी पहले। राइटिस्ट वो पार्टीज हो गई जो जिनकी आइडियोलॉजी बेस करती है कैपिटलिज्म पे, कि कैपिटलिज्म होना चाहिए, वही आपकी सोसाइटी को क्या करेगा, डेवलपिंग से अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप नेशन लेकर आएगा। दैट इज योर बीजेपी। देन है आपकी सेंटरिस्ट पार्टी। सेंटरिस्ट पार्टी कहती है कि जो बैलेंस करे रिच और पुअर के बीच के गैप को, दैट इज योर सेंटरिस्ट पार्टी, जैसे कि कांग्रेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली में अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसी आइडियोलॉजी के साथ चीजें चल रही हैं, ठीक है। देन बात करें अपन ऑन द, यहां तक क्लियर? देन बात करें, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। देन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेशन, on the basis of domination, there are two types of party. The first is national party and second is regional party. National party and regional party. नेशनल पार्टी जो आपकी
नेशनल पार्टीज जो नेशनल लेवल पर है, एक से ज्यादा जगहों पर है, तीन अलग से ज्यादा स्टेट में है, दैट इज कंसीडर एज योर नेशनल पार्टी। तो उनका डोमिनेशन ज्यादा होगा रेदर देन रीजनल। तो नेशनल पार्टी की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी, आप, ये सब नेशनल पार्टीज हैं। यहीं पे अगर हम रीजनल पार्टी की बात करें तो रीजनल पार्टी जो पर्टिकुलर रीजन में है, जैसे कि बसपा रीजनल पार्टी चेंज हो गई है, अपने नहीं चेंज हो गई, पहले नेशनल थी, उसका स्टेटस चला गया। हाँ, डीएमके पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और ये वहां समाजवादी, और वहां की पार्टी, ये समाजवादी से नेशनल पार्टी। अब समाजवादी नेशनल नहीं है, यूपी के बेसिस पे नहीं कह रही हूं, एक स्टेट के बेसिस पे नहीं बात कर रही हूं मैं। पॉलिटी हुआ है आप लोगों का? पॉलिटी में नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं देन इट बिकम अ नेशनल पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पहले नेशनल पार्टी थी, अब आम आदमी पार्टी इज अ नेशनल पार्टी बन चुकी है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, पहले बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, नेशनल पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बट कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लोकसभा राज्यसभा, तो वहां पर अगर सीट्स आती हैं तो उसके बेसिस पे भी। तो अभी रीजनल पार्टी जैसे आपकी वो है महाराष्ट्र की, कौन सी है? शिवसेना। शिवसेना इज अ रीजनल पार्टी। क्लियर? क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट? प्लस इंडिया में एक चीजें और चल रही है, पार्टी सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम और फेडरल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। यस, ये सब भी तो है, ये सब पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। फेडरल सिस्टम, रीजनल एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया फॉलो अप मल्टी पार्टी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। इंडिया फॉलो अप मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो किसको, जो इंटरनल आपकी डेमोक्रेसी है पार्टीज में, डिफरेंट एक मिनिमम आइडियोलॉजी है, उन सबको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो डिफरेंट सिस्टम्स आर देयर। इज इट क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इज नेशन एंड स्टेट। Nation and state. You need break? No? 2 minutes? 5 minutes break then continue. Only 5.
इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, कौन ले रहा है। इंडियन इकोनॉमी शायद मैम लेंगी या फिर सर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी 15 दिन तो कम से कम चाहिए, 25 से 30 दिन में इकोनॉमी कंप्लीट हो जाए। अभी क्या खत्म हो गया, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह सारा हो गया। सोशलॉजी ठीक चल रहा है अब आप लोगों का? रिवीजन हो रहा है घर जाके, टाइम मिल रहा है। इन नेक्स्ट क्लास यू विल गेट द हैंड आउट पेपर 1 का, इस यूनिट का, और पेपर 2 का भी।
यूनिट 6 का टेस्ट हुआ है क्या अभी तक? वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ नहीं। यूनिट 5 स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ये भी नहीं हुआ। चले, so topic is nation and state. Anyone can define what do you mean by nation? Union of states. Then what do you mean by state? In a defined boundary. ठीक है. So here the topic. So what we should say? India is a nation state or India is a state nation? India is a state nation. Okay, बताते हैं. Nation. Nation means a sense of belongingness. Nation means a sense of belongingness with respect to reason, language, culture, caste, creed, gender. That means nation is a sense of belongingness with respect to caste, culture, ethnicity, race, everything. जो कुछ भी है ना, उन सब के बेसिस पे जो आपकी belongingness है, that is considered as your nation. हाँ, अभी आ रही हूँ उस चीज पे भी आ रही हूँ, है ना. Then what do you mean by state? State which have a specific geographical boundary, which have some population, which has sovereignty, which has control with respect to judiciary, executive and legislative. इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए तो कोई चाहिए. Then it is considered as state. Right? So, nation is clear, a sense of belongingness. State is clear, which you have a boundary, population, sovereignty and control. Yes? Then it is considered as state. Now the question is, India is a nation state or a state nation? India is a nation state. India is a nation state. How? इंडिया में पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्री हम बात करें, जैसे दिस इज अ डिबेटेबल दैट इंडिया इज अ नेशन स्टेट और स्टेट नेशन. सम सोशियोलॉजिस्ट और थिंकर कंसीडर दैट इंडिया इज अ स्टेट नेशन. जैसे इन्होंने बोला कि पहले इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री डिसाइड की गई, उसके बाद लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया, सो इंडिया इज अ स्टेट नेशन. बट भरत सिंह वगैरह ये सब इन्होंने माना है कि इंडिया इज अ नेशन स्टेट. हाउ? कि कुछ लोग थे, रह रहे थे साथ में, उनमें आपस में बिलोंगिंगनेस थी और धीरे धीरे दिस बिलोंगिंगनेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का आइडियोलॉजी यही है कि इंडिया इज अ नेशन स्टेट रेदर देन अ स्टेट नेशन. अभी क्लियर? राइट? देन अ कॉन्सेप्ट लाइक नेशनलिज्म. Right? Nationalism is nation plus ism is the ideology. Right? So it reflect what? Love for your nation. Yes? अपने नेशन के डेवलपमेंट, नेशन के एम्पावरमेंट के लिए what you can do, that is come under the category of nationalism. Right? There are different types of nationalism. The civic nationalism, the ethnic nationalism. Civic nationalism on the basis of your citizenship. Civic nationalism is on the base. These are some terminologies, you should aware about those terminologies. Civic nationalism on the basis of the citizenship. Right? जैसे कि आप अगर इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई तो आपका नेशन चेंज हो गया. इंडिया के लिए आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई. लव फॉर योर नेशन हैज बीन चेंज. अगर तो दैट मीन्स सिविक नेशनलिज्म हैज बीन चेंज एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम.
राइट, कि वो चेंज हो सकता है। लेकिन एथनिक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी एंड इट कैन नॉट बी चेंज। ये चेंज हो सकता है क्या? एथनिसिटी, आज आप ब्राह्मण हो, कास्ट के बेसिस से बात करूं तो कास्ट आपकी सेम ही रहेगी ना, आपकी एथनिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ योर लीनेज सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी? चेंज तो नहीं हो सकती। तो एथनिक नेशनलिज्म कैन नॉट बी चेंज बट सिविक नेशनलिज्म कैन बी चेंज। कुछ लोग आपने देखा होगा यूएसए वगैरह से बिलोंग करते हैं, बाद में इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो उनकी नेशनलिज्म क्या हो गई? चेंज हो गई, राइट। तो सिविक नेशनलिज्म एज वेल एज योर इंडियन नेशनलिज्म, राइट। देन नेशनलिज्म इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे भी नेशनलिज्म होता है। जैसे इजरायली पॉपुलेशन, इजराइल हैज अ रिलीजियस नेशनलिज्म, खुर्द पीपल हैज अ रिलीजियस नेशनलिज्म, राइट। एथनिसिटी बेसिस पे नेशनलिज्म अभी जैसे चल रहा है आपका मणिपुर इशू, नेशनलिज्म, राइट। सिमिलरली अगर बात करें खालिस्तान, खालिस्तान भी नेशनलिज्म स्टार्ट कर रहा है। खालिस्तान क्या चाह रहा है? अब हम खालिस्तान में नेशनलिज्म तो क्रिएट हो गया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो गई, अब खालिस्तान क्या चाह रहा है? अ डिफरेंट बाउंड्री, अगेन नेशन स्टेट की पहले एक आइडियोलॉजी डिफरेंट आइडियोलॉजी बिलोंगिंगनेस डेवलप हुआ और उस बिलोंगिंगनेस से व्हाट दे आर डिमांडिंग राइट नाउ, दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट ज्योग्राफिकल बाउंड्री, सेपरेट पॉपुलेशन उनकी है ही है, सेपरेट गवर्नमेंट, separate control on the such population. So again they are demanding to, it is again on the basis of what? Nationalism, a feeling of belongingness again, right? हिंदू राष्ट्र, इंडिया आगे जा रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए। इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे बात करूं, तमिल पीपल डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या किया जाए? सेपरेट स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ तमिल नेशनलिज्म, राइट। हाँ, द्रविड़, यस, द्रविड़ वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया द्रविडियन, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या है इनके माइंड में? नेशनलिज्म। और वो नेशनलिज्म किससे बिलोंग कर रहा है? द पर्टिकुलर थिंग विच इज ही वाज डिमांडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो वहां से डिमांड आ रही है, राइट। तो और ये क्या है? इट विल ऑल्सो क्रिएट दिस नेशनलिज्म और द डिमांड ऑफ द फियर और द फीलिंग ऑफ द डिमांड कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्योस लेकर आ रही है, बहुत सारे इश्यूज लेकर आ रही है। जैसे कि जितने भी आपके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं सारे इन्हीं से रिलेटेड है, नेशनलिज्म की फीलिंग से, राइट। जैसे कि नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, और विच ऑल दीज थिंग फर्दर लीड्स टू द ग्लोबल इमेज ऑफ द इंडिया एज अ नेशन। कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? और सॉल्यूशन क्या है इस नेशनलिज्म की फीलिंग को एक यूनिफॉर्मिटी में लाने का? नेशनल सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल वर्ड, यस और नो, ये सारे कॉमन सिंबल्स हैं। नहीं समझ में आया प्रांशी? अच्छा, ओके। एक्सप्रेशंस ऐसे थे, मुझे लगा नहीं आया। जो रिलीजन, हाँ, लेकिन वो पर्टिकुलर रिलीजन क्रिएट कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से ही आपने क्या किया? कुछ कॉमन सिंबल्स दिए सो दैट मेंटेन द यूनिटी इन द नेशन। जैसे कि आपने कॉमन नेशनल फ्लैग दिया, नेशनल एंथम दिया, नेशनल गेम दिए, नेशनल एनिमल दिया, नेशनल वर्ड दिया। इससे क्या हो रहा है? इट डेवलप अ कॉमन कल्चर इन अ स्टेट। स्टेट में उनके लिए तो नेशन हो गया ना। खालिस्तान क्या कर रहा है? एक डिफरेंट नेशन की डिमांड कर रहा है। उनके रेफरेंस में बात करो, इंडिया के रेफरेंस में नहीं। आप आज यहाँ पर हो, आप कहाँ रह रहे हो? इंडिया में रह रहे हो। आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हो? नहीं, जयपुर में पर्टिकुलर गलता गेट। आप बोलो गलता गेट को एक डिफरेंट स्टेट घोषित किया जाए, राइट। तो आपके पर्सपेक्टिव से गलता गेट एक एरिया नहीं है, एक स्टेट है, यस और नो। और मेरे पर्सपेक्टिव से गलता गेट एक नॉर्मल एरिया है। तो वही है, खालिस्तान उनके पर्पस से एक नेशन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि खालिस्तान किसके क्या है? एक नेशन नहीं है, पंजाब का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। और वो एक स्टेट भी नहीं, वो तो एक नेशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो उनके लिए नेशनलिज्म है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो इंडिया एज अ नेशन स्टेट और स्टेट नेशन दोनों है, बट मेजोरिटी में हम क्या बोलेंगे? इंडिया इज अ नेशन स्टेट। क्लियर?
Then next is citizenship. Next is citizenship. ये बताओ आइडिया ऑफ सिटीजनशिप जनरेट कहां से हुआ? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सोसाइटी में, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में सिटीजनशिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं था. ट्रेडिशनल सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ कुछ आपके पास ड्यूटीज होती थी, वो आपको परफॉर्म करनी थी, दैट इज इट. देयर वर नो एनी कॉन्सेप्ट लाइक दिस. ठीक है. देन आपका आया मेडिवल टाइम्स. हाँ, यस, मेडिवल टाइम्स आया. तो मेडिवल टाइम्स में धीरे धीरे क्या हुई, चीजें चेंज हुई. दैट मीन्स मेडिवल टाइम्स में क्या था, सिस्टम वाज मोनार्कियल सिस्टम था. मेंबर जो थे स्टेट के वो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. दैट मीन्स सारी टेरिटरी की कुछ ना कुछ ड्यूटी होती थी और उन ड्यूटी को फुल करना, ओबे करना इंडिविजुअल का काम होता था. राइट. देन जैसे जैसे मॉडिवल सिस्टम से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए, तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते जाते सिस्टम में चेंज हुआ. सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ये सब चेंज हुआ. फिर इस बेसिस पे फिर यहाँ पे सिटीजनशिप आई. और सिटीजनशिप भी इक्वल फॉर ऑल नहीं थी. हमने कुछ क्राइटेरिया रखा, उस बेसिस पे हमने सिटीजनशिप देना प्रोवाइड किया. जैसे कि हम बात करें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिस पे प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसको सिटीजनशिप. हाईली एजुकेटेड क्लास, यस, उनको सिटीजनशिप. इस बेसिस पे हमने सिटीजनशिप देना स्टार्ट किया. लेकिन यहाँ पे वुमेन को हमने सिटीजनशिप नहीं दी थी. इवन अरिस्टोटल भी किसके अगेंस्ट थे, गिविंग सिटीजनशिप टू द वुमेन, इसके अगेंस्ट थे. राइट. फिर धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ. मॉडर्न सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी वर मोर मॉडर्नाइज एज कंपेयर टू अदर सोसाइटी. फिर इन्होंने 1928 में वुमेन्स को वोटिंग राइट के साथ वोटिंग राइट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया. जब वोटिंग राइट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया तो वहां से इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी भी हुई और धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को भी सिटीजनशिप राइट मिले और धीरे धीरे क्या हो गया, इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी गई इन रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप. इक्वालिटी इन सिटीजनशिप. राइट. तो आज क्या है सिटीजनशिप कि इंडिया में इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सिटीजनशिप राइट. तो आज इंडिया में क्या हो रहा है, आपको सिटीजनशिप राइट कैसे मिल रहे हैं, नॉर्मल मिल रहे हैं. ठीक है. यहां पर जो रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में जो सिटीजनशिप थी वो डिफरेंट थी एज कंपेयर टू ईस्टर्न सोसाइटी. राइट. वेस्टर्न सोसाइटी में सिटीजनशिप क्या थी, एक फेज्ड मैनर में थी कि आपके पास थोड़ा मतलब सिटीजनशिप जो है, आप आज भी देखो कि वेस्टर्न सोसाइटीज की जो सिटीजनशिप है वो इंडियन सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है. वेस्टर्न सोसाइटी में सिटीजनशिप आपको अप्लाई करना पड़ता था. ईस्टर्न सोसाइटी में सिटीजनशिप क्या थी, ईस्टर्न सोसाइटीज में जैसे जैसे नेशन बनता था, जैसे जैसे नेशन फ्री हुआ और नेशन ने इंडिपेंडेंट हुए, तो उस नेशन से जो लोग हैं उस नेशन में वो ऑटोमेटिकली गेट द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री. यस. जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत को लोगों को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ा क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिकली उस देश के क्या बन गए, सिटीजन्स बन गए. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था, वेस्टर्न कंट्रीज में एक फेज था, वो फेज फॉलो करना पड़ रहा था. राइट. सिमिलरली टी.एच. मार्शल ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, कंटेम्पररी कैपिटलिज्म इज एंटीथेटिकल टू सिटीजनशिप. दैट मीन्स कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या कर रहा था, लीड्स टू क्रिएट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. स्टेटमेंट लिख लो. टी.एच. मार्शल आर्ग्यूड दैट कंटेम्पररी capitalism is antithetical to citizenship. Antithetical to citizenship, which inherently treats everyone equally, which inherently treats everyone equally, but capitalism
leads to gross inequalities. राइट? सिमिलरली बात करें मार्क्स, कार्ल मार्क्स भी क्या कह रहे थे? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि जो सिटीजनशिप है इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ एज देयर इज नो इक्वलिटी इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्लियर सी बात कर रहे थे वो तो कि इनइक्वालिटीज है और सिटीजनशिप इक्वलिटी की बात कर रहा है, तो इट इज कंप्लीटली अ मिथ, राइट? इसके बाद गेल ऑम्बेट, गेल ऑम्बेट कहते हैं कि सिटीजनशिप इन इंडिया एज अ पैराडॉक्सियल, सिटीजनशिप इन इंडिया एज अ पैराडॉक्सियल, इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सिटीजनशिप इन इंडिया एज अ पैराडॉक्सियल। व्हाई? बिकॉज थियोरेटिकली इट इज प्रोवाइडिंग और ग्रांटिंग यू अ इक्वल राइट्स, बट अ कॉन्सेप्ट लाइक कास्ट सिस्टम, कॉन्सेप्ट लाइक जेंडर इनइक्वलिटी, कॉन्सेप्ट लाइक पैट्रियार्की, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या क्रिएट कर रहे हैं? इनइक्वलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, राइट? और सिटीजनशिप राइट, रिपीट कर रही हूं, गेल ऑम्बिट कह रहे हैं दैट in citizenship in Indian society act as a paradoxical because theoretically it is providing or it is granting you a equal rights, right? But a concept like caste system, caste dynamic, a concept like patriarchy, a concept like gender inequality, ये क्या कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं दलित को लोअर और अपर, दूसरी कास्ट ब्राह्मण्स वगैरह को सुपीरियर बता रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है सोसाइटी में? इससे जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये गेल ऑम्बिट साथ में ये भी कह रहे हैं कि सोसाइटी में, जैसे हम बात करें कि नॉट ओनली गेल ऑम्बिट, जनरल नोशन में है सिटीजनशिप कि सोसाइटी, सिटीजनशिप सिर्फ आपको, सिटीजनशिप से पहले क्या था? सिर्फ आपके पास कुछ ड्यूटीज थी, वो यू हैव टू फॉलो, लेकिन सिटीजनशिप मिलने के साथ साथ नॉट ओनली ड्यूटी बट यू हैव ऑल्सो सम राइट्स टू एंजॉय विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट और नेशन। आज सिटीजनशिप के मिलते ही आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। दैट मीन्स आपको कुछ राइट्स हैं कि अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट में कोई एट्रोसिटीज है या आपकी चीजें एम्पावर नहीं हो रही हैं, तो आप जाके पिटीशन लगा सकते हो, आप ऊपर डिमांड कर सकते हो, आपका हक है। पहले क्या था? पहले कुछ सिर्फ ड्यूटीज थी जो आपको ऑबे करनी पड़ रही थी। अभी ड्यूटीज के साथ, आफ्टर गेटिंग सिटीजनशिप राइट, नॉट ओनली द ड्यूटीज बट यू हैव ऑल्सो गिवन सम राइट्स सो दैट यू कैन मेक डिमांड टू द हायर अथॉरिटीज, राइट? तो ड्यूटीज के साथ साथ आपको राइट्स भी मिल रहे हैं सिटीजनशिप में। क्लियर? क्लियर यहां तक? देन बात करें, यहां तक सिटीजनशिप क्लियर? देन नेक्स्ट इज पावर एलीट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। देन थर्ड टॉपिक वाज नेशन स्टेट हो गया, इंडिया इज अ नेशन स्टेट, ये भी क्लियर। देन सिटीजनशिप हो गया। देन नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी। सो छोटा सा टॉपिक आइडियोलॉजी कर लो क्योंकि डेमोक्रेसी बड़ा है। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी। क्या होता है आइडियोलॉजी? ऑफ कोर्स वे ऑफ थिंकिंग, बिलीफ, यस, your doctrines, yes, your ideas, simple ideology is your idea, yes,
कुछ लोगों ने मिलके एक विचारधारा कर ली है और उस विचारधारा को एक प्रॉपर वे में हम सोसाइटी को देख रहे हैं उस विचारधारा से, दैट इज कंसिडर एज योर आइडियोलॉजी, राइट? इट इज ऑल्सो वी कैन से योर प्रिंसिपल्स, योर डॉक्ट्राइन्स और योर बिलीफ. यस, दिस आइडियोलॉजी इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन ड्राइव्स. एक विचारधारा है, उस विचारधारा से ही तो आप इंसान अपने जो एक्शन है, बेसिस ऑफ द ह्यूमन एक्शन, उसी विचारधारा से आप ह्यूमन एक्शन करते हो. दैट एक्शन कैन बी बैड अगर आपकी विचारधारा अच्छी है और बुरी है, और दैट एक्शन कैन बी गुड अगर आपकी विचारधारा अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, तालिबान की विचारधारा क्या है? अ वुमेन कैन नॉट गो आउट विदाउट देयर मेल पार्टनर. ठीक है, तो ये विचारधारा वुमन एक्शन ही है, उनकी आइडियोलॉजी है, बट वी आर कंसिडरिंग सच आइडियोलॉजी इज अ बैड आइडियोलॉजी. हमारी विचारधारा किस पे काम करती है? हमारी विचारधारा काम कर रही है इक्वलिटी पे. आइडियोलॉजी इक्वलिटी की आइडियोलॉजी है. सो ह्यूमन एक्शन का जो आइडियोलॉजी का बेसिस है, उसी आइडियोलॉजी इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्शन विच फर्दर क्रिएट गुड एंड बैड ह्यूमन एक्शन. यस, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी ये आइडियोलॉजी एक डायरेक्शन की तरह भी काम करती है? It also act as a direction or directing the action of individual towards anything, right? ये कभी कभी यही विचारधारा क्या करती है? यूनिफाइंग फैक्टर भी है, मतलब जोड़ के भी रखती है, और इसके साथ साथ डिसइंटीग्रेशन फैक्टर भी है. आइडियोलॉजी तो है कि जो यूनिफॉर्म में भी रख रही है, आपको जोड़कर भी रख रही है, और आपको क्या करके रख रही है? एक अलग करके भी रख रही है. यस, फॉर एग्जाम्पल जर्मन के नाजीज, इनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है? जर्मन के नाजीज वो अपनी सुपीरियर और इंफीरियर रेस को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि वी आर वाइट रेस, वी आर सुपीरियर, वी आर बोर्न टू रूल. यस, क्यों? वी आर बोर्न टू रूल बिकॉज वी आर सुपीरियर. तो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं वो, ये कहेंगे कि भाई हम तो सुपीरियर है, हम ही रूल करेंगे, हम बने ही उसके लिए हैं. तो ये उनकी विचारधारा है जिससे वो क्या कर रहे हैं? अपने ह्यूमन एक्शन को क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं. यस, कैन बी से आइडियोलॉजी परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस, और यू कैन से द फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी, और यू कैन से आइडियोलॉजी परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस. कैसे? आइडियोलॉजी एक सिस्टम चल रहा है, कोई एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, उस सोशल ऑर्डर को आइडियोलॉजी क्या कर रही है? जस्टिफाई कर रही है. यस, दूसरा आइडियोलॉजी जो वर्ल्ड का व्यू है उसको देखने में एक शेप प्रोवाइड कर रही है. इट शेप द वर्ल्ड व्यू. यस, इट ऑल्सो शेपिंग द वर्ल्ड व्यू, राइट? ये क्या कर रही है? एक आइडियोलॉजी एक विचारधारा है जो फ्यूचर में आपको क्या करना है उसके लिए आपको फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजी प्रोवाइड हो रही है, राइट? आपका फ्यूचरिस्टिक, जैसे आपने डिसाइड कर लिया एक फ्यूचर व्यू आपकी आइडियोलॉजी में, दैट यू वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट. तो ये फ्यूचरिस्टिक व्यू कहीं ना कहीं आपको अपने काम ह्यूमन एक्शन करने में हेल्प कर रहा है, राइट? एक और चीज, अगर ये फ्यूचरिस्टिक व्यू आपको मिल गया, जो डिजायर रिजल्ट्स जो है फ्यूचरिस्टिक व्यू, इफ यू विल गेट दोज रिजल्ट्स, सो देयर इज अ हाई चांस टू चेंज द सिस्टम. यस, अब और अगर नहीं चेंज द सिस्टम इन अ पॉजिटिव वे, डिजायर रिजल्ट्स मिल गए, और अगर ये फ्यूचरिस्टिक डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, सो देयर इज अ हाई चांस ऑन मेजर लेवल अ पर्सन बिकम अ नक्सलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म. यस, इन सब चीजों में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स कैन बी से दैट आइडियोलॉजी इज द बेसिस ऑफ बोथ unity, solidarity, integration in the society as well as disintegration in the society. Yes? बात करें हम कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट था that ideology are the ways of legitimizing class interest. Ideologies are the ways of legitimizing class interest. आइडियोलॉजीज आर द वे ऑफ लेजिटिमाइजिंग क्लास इंटरेस्ट. कैसे? देखो, कार्ल मार्क्स ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास इन इटसेल्फ. कार्ल मार्क्स कह रहे थे एक क्या है आपकी बुर्जुआ क्लास, एक क्या है आपकी
प्रोलिटेरिएट क्लास। दोनों क्लास प्रोलिटेरिएट बनने तैयार है, क्योंकि उसको लगता है भाई सब कुछ पैसा वैसा ये लगा रहे हैं तो ये क्लास सुपीरियर रहेगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। यही तो था, जब इनका यहां तक कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर रहा है, जब ये फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस चेंज होगी एक्चुअल क्लास कॉन्शियसनेस में, इट लीड्स टू रिवॉल्यूशन व्हिच विल फर्दर क्रिएट सोशलिज्म इन द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, जो क्लास इनइक्वालिटी है दैट हैज बीन जस्टिफाइड बाय द आइडियोलॉजी। यस, सिमिलरली नेक्स्ट इज कार्ल पोपर। कार्ल पोपर in his book Open Societies and Its Enemies. Open Society and Its Enemies indicates that every ideology is totalitarian. Every ideology is totalitarian. As it is blinded by ideological bias, hence biasness, BIAS, ideological bias, hence indifferent to plurality of viewpoint, full stop. Hence ideology is antithetical to objectivity. That means कार्ल पॉपर की जो बुक है ओपन माइंड, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसमें वो क्लियर कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी है वो टोटलिटेरियन है सोसाइटी में। दैट मीन्स वो ब्लेंड किससे हो चुकी है, डिफरेंट बाइसनेस आइडियोलॉजी से। और जब हो चुकी है तो क्या हो गए, कई सारे प्लूरलिस्टिक व्यू पॉइंट निकल के आ रहे हैं। और प्लूरलिस्टिक जब व्यू पॉइंट निकलते हैं तो दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर, नॉट ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी इज एंटीथेटिकल टू ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर? सिमिलरली फेमिनिस्ट स्कॉलर कंसीडर दैट कि जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी है लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। यस, पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी है which further leads according to feminist scholars or sociologists, this patriarchal ideology leads to the gender discrimination in the society. Yes, similarly in Indian society Brahminical ideology leads to degradation or reduce the status of Harijan in the society. Yes, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी क्या है, ब्राह्मण्स आर सुपीरियर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो समझ आ गया ना। ब्राह्मण आइडियोलॉजी की वजह से क्या है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो सारा व्यू पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो उसे डिप्रेस्ड क्लास कह सकते हो कि डिप्रेस्ड क्लास सफरिंग कर रहा है बहुत टाइम से बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। यस, सिमिलरली जेंडर इनइक्वालिटी किसकी वजह से है, पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी की वजह से। यस, तो क्या अपन कह सकते हैं कि इंडिया में प्लूरलिस्टिक व्यू तो है, लेकिन इंडिया में एक इंक्लूसिव आइडियोलॉजी की जरूरत है। बट अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज सोसाइटी में अभी जो डिसइंटीग्रेशन और जो क्योस्क है वो सोसाइटी में कंसिस्टेंसी के साथ रहेगा। पहले भी था, अभी भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। क्लियर? आइडियोलॉजी इज क्लियर। लिख क्यों नहीं रहे हो, हाथ में दर्द है तो घर जाके लिखूंगा, मतलब लेक्चर रिपीट देखोगे। वेरी नाइस। ये सारे यूनिक स्टूडेंट मुझे ही क्यों मिलते हैं, समझ आ रहा है पूरा पक्का? चलो ठीक है। क्लियर? आइडियोलॉजी इज क्लियर। क्लियर हो रहा है, फास्ट तो नहीं जा रहा लेक्चर। दीज आर सम शॉर्ट नोट्स टाइप और कंपैरिजन, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है उसमें अभी तक के रिकॉर्ड में। क्लियर? So that is all for today. In next class we will move further with democracy, protest, agitation, social movements. We will also see the differences among them.